सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का पढ़ा था। हमारे हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स हो गए, ज्योग्राफी के 2 हो गए और सिविक्स के 2 हो गए। तो हम इकोनॉमिक्स पे आते हैं। इकोनॉमिक्स में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट, जो पेज नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है, आज हम वो स्टार्ट करेंगे। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट मतलब कैसे तुम खुद का डेवलपमेंट, या तो फिर तुम्हारे कंट्री का, तुम्हारे सिटी का, या तो फिर तुम्हारे कम्युनिटी का डेवलपमेंट। मतलब तुम्हारे पास जो चीज़ नहीं है, तुम्हारे क्या गोल्स है, एस्पिरेशंस है, वो तुम एम करते हो, दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। हम लोग थोड़ा डिटेल में फर्स्ट पेज पे ही डेवलपमेंट का डेफिनेशन पढ़ेंगे। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विथ अस। वी हैव एस्पिरेशंस और डिजायर्स अबाउट what we like to do and how we would like to live. Similarly, we have ideas about what a country should be like. What are the essential things that we require? Can life be better for all? How should people live together? Can there be more equality? मतलब डेवलपमेंट या प्रोग्रेस का वो हम लोग हमेशा से ही चाहते आ रहे हैं। हमारे एस्पिरेशंस मतलब हमारे फ्यूचर में जो हमारे पास जो चीज़ नहीं है, या तो वो मटेरियलिस्टिक है, या तो फिर एक ऐसा कोई गोल है जो हम अचीव करना चाहते हैं, वो उसी को हम एस्पिरेशन कहते हैं। तो हमारे एस्पिरेशंस क्या होते हैं कि हमें क्या क्या एसेंशियल चीज़ें चाहिए, क्या एक कंट्री के सभी लोगों को हम इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, या तो फिर इक्वल क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं क्या? ये सब डेवलपमेंट के एस्पिरेशंस होता है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चंस एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दिस गोल्स। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ beginning at understanding development. We will learn more about this in these issues in greater depth in higher class. Also, you will find answer to many of these questions not just in economics but also in your course in history and political science. This is because the way we live today is influenced by the past. We can't desire for change without being aware of this. मतलब क्या है कि डेवलपमेंट का के जो गोल्स है वो अचीव करने के लिए हम अलग अलग कॉम्प्लेक्स वे में हमारा सबका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। लेकिन ये सब जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट पहले से ही हम यानी वो जब हम इंडिपेंडेंट हो उसके बाद से ही हम लोग सोच के आ रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारा नेशन डेवलप होना चाहिए सभी चीज़ों में। इंफ्रास्ट्रक्चर है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, सबको इक्वली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है। ये सब चीज़ें हमारे डेवलपमेंट एस्पिरेशंस होते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 1.1। उसमें हमें बताया गया है कि अलग अलग क्लासेस के, अलग अलग इकोनॉमिक क्लासेस के लोग हैं, उनके क्या क्या एस्पिरेशंस होता है। उसमें पहली चीज़ लैंडलेस रूरल लेबरर्स दिया हुआ है। जिनके पास खुद की लैंड नहीं होती, ऐसे रूरल लेबरर्स जो लेबर वर्क करते हैं, उनके गोल्स है, उनके डेवलपमेंट एस्पिरेशंस क्या होंगे कि उन्हें ज़्यादा वेजेस, मतलब ज़्यादा उनको इनकम मिले, उनको ज़्यादा वर्क मिले उनके वहाँ पर, जहाँ पर वहाँ पर अगर डेवलपमेंट नहीं है, स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, तो वो सब चीज़ें उन्हें मिले। सेकंड है प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, यानी जो पंजाब के जो काफ़ी फार्मर्स है वो प्रॉस्परस मतलब उन काफ़ी सारे उनके पास खुद का लैंड होता है, काफ़ी पैसा भी उन काफ़ी सारा होता है उन, तो उनके गोल्स क्या होंगे कि उन्हें हाई इनकम मिले, उन्हें चीप लेबर मिले, उनके क्रॉप्स के लिए जो भी उनको उनके क्रॉप्स के यानी प्रोडक्ट्स हो गए, उनके उनको प्रोडक्ट्स के लिए जो उनको पैसा मिल रहा है वो उन्हें अच्छा मिले। और उनके शायद उनके बच्चों को वो फॉरेन में अच्छा एजुकेशन दे सके। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्टली आ जाओ सेकंड लास्ट पे। अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, वो एक लड़की है जो रिच अर्बन सिटी में रहते हुए फैमिली, उसके एस्पिरेशंस क्या होगी? तो उसे अपने उसके जो ब्रदर को जो फ्रीडम मिल रहा है वही उसको फ्रीडम मिलना चाहिए, उसे वही चॉइसेस मिलनी चाहिए। और वो चाहे तो उसके, अगर उसे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे बाहर, इंडिया के बाहर मुझे अपनी स्टडीज़ को परस्यू करना है, तो वो भी वो चाहे तो कर सकती है। ज़्यादातर क्या होता है कि कई बार लोगों को, लड़कियों को इतना बॉयज़ जितना फ्रीडम नहीं मिलता। और बाकी गैप्स दे रखे हम लोग, वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, अगर एक फार्मर है उसके एस्पिरेशंस क्या होंगे, उसके गोल्स क्या होंगे कि जो रेन पे डिपेंडेंट फार्मर्स है वैसे उनके गोल्स होंगे कि उन्हें अच्छा इरिगेशन सिस्टम मिले, कि उन्हें पानी इजीली पहुंच सके उनके फार्म्स तक, तो वो अच्छे से फार्मिंग कर सके।
अ रूरल वुमन फ्रॉम लैंड ओनिंग फैमिली, ऐसे एक रूरल वुमन है जो लैंड ओनिंग फैमिली, उसके पास खुद का लैंड तो है लेकिन वहाँ पर उसके आसपास डेवलपमेंट है नहीं, तो वो रूरल वुमन हो गई, वो अर्बन नहीं है। तो उसे ये वो भी यही चाहेगी कि उसके आसपास डेवलपमेंट हो, उसके आसपास स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और ऐसी चीज़ें बने जिस वजह से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर सके। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, मतलब अगर एक ऐसा कोई यंग लड़का है या यंग लड़की है जो सिटी में तो रहते लेकिन अनएम्प्लॉयड है, तो उसे उसके एस्पिरेशंस यही होंगे कि अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सिटी में या मेरे स्टेट में ऐसा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, ऐसा ऐसा डेवलपमेंट हो जिस वजह से जॉब्स ज़्यादा बढ़े उसके सिटी में, उसे अपॉर्चुनिटी मिले जॉब करने, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है तो उसे एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। और लास्ट वाला है आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली। नर्मदा वैली में तुम देख रहे हो आदिवासी वहाँ पर काफ़ी होते हैं, तो उनके एस्पिरेशंस क्या हो गए कि जनरली उनको क्या होता है कि उन्हें फेस करना पड़ता है अर्बनाइजेशन, जिसके वजह से उनके फॉरेस्ट वॉरेस्ट कट रहे हैं, उनका हैबिटेट कम हो रहा है। ये जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो ज्योग्राफी का चैप्टर था, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो वो कोई आदिवासी होगा नर्मदा वैली से, तो उसके गोल्स ये होंगे कि हमें उसे यही उसका नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय ना हो, उसको आराम से, यानी उसका जो फॉरेस्ट में वो लाइफ है, वो फॉरेस्ट में अच्छी लाइफ वो गुजार सके। ठीक है, हैविंग फील्ड टेबल 1.1 लेट अस नाउ एग्जामिन डू ऑल दिस पर्सन्स हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस? मोस्ट लाइकली नॉट। each one of them seeks different things. They seek things that are most important for them, that is which can fulfill their aspirations or desires. In fact at times two persons or groups may seek things which are conflicting. ठीक है, ये समझो क्या होता है कि हमने टेबल 1.1 में देखा कि अलग अलग लोगों के अलग अलग एस्पिरेशंस होता है, अलग अलग गोल्स होता है, वो लोग अलग अलग चीज़ें चाहते हैं, वो लोग ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके खुद के लिए इंपॉर्टेंट हो, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधार सके, ऐसी चीज़ें चाहते हैं। ठीक है, a girl expect as much as freedom as and opportunity as her brother, and he also shares in the household work. Her brother may not like this. Similarly, to get more electricity, industrialists may want more dams, but this may submerge the land and disrupt the lives of people who are displaced, such as tribals. They might resent this and may prefer small check dams or tanks to irrigate their land. मतलब एक एग्जांपल दिया कि एक लड़की ऐसा चाहेगी कि उसे अपने ब्रदर की जितना ही फ्रीडम मिले और वो जो घर में काम करे उसका ब्रदर भी वो शेयर करे, लेकिन वो ब्रदर वो नहीं चाहेगा। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट और फार्मर्स का एग्जांपल दिया। इंडस्ट्रियलिस्ट ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मांगेंगे तो वो चाहेंगे कि रिवर्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़े डैम बने, लेकिन बड़े डैम होने की वजह से क्या होगा कि ट्राइबल लोगों की ज़मीन वहाँ से चली जाएगी, वो डैम्स के अंडर सबमर्ज हो जाएगी, तो वो लोग चाहते हैं कि नहीं, बड़े डैम ना हो, छोटे डैम्स हो, जिसके वजह से उन्हें भी पानी का फ़ायदा मिले। मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स एंड एस्पिरेशंस होते हैं। So two things are quite clear. One, different persons can have different development goals, and two, which may be development for one may not be development for the other. It may be even destructive for the others. मतलब अलग अलग लोग, मैंने समझा अलग अलग लोग अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि दो अलग लोगों के गोल्स कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। और कई लोगों के लिए क्या होता है, कई लोगों के लिए जो डेवलपमेंट होता है वो दूसरों के लिए एक डिस्ट्रक्शन का पार्ट हो जाता है। मतलब डेवलपमेंट अलग लोगों अलग इकोनॉमिक क्लास के लिए अलग हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स। मतलब इनकम के साथ हमें और क्या चाहिए, इनकम तो चाहिए ही, लेकिन उसके साथ क्या होता है, तो डायरेक्टली सेकंड पैराग्राफ में आ जाओ। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर, पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। ये चार मेन पॉइंट याद रखना। इनकम के साथ लोगों को और क्या चाहिए, तो इक्वल ट्रीटमेंट, उनको अलग ट्रीट नहीं किया जाए, उन्हें सेम अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। अगर सपोज़ किसी को बिजनेस करना है तो जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन मिलता है तो छोटे बिजनेसमैन को भी सेम मिलना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए उसको। फ्रीडम, यानी उसे फ्रीडम ऑफ चॉइस हो कि वो उसे जॉब नहीं करनी है, उसे बिज़नेस करना है, तो बिज़नेस के लिए गवर्नमेंट उसे सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, ये फ्रीडम हो गया, चॉइस ऑफ फ्रीडम। सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स तुम्हारे पास इनकम है लेकिन तुम्हारे सोसाइटी में काफ़ी चोरियाँ हो रही है, या तो फिर अगर तुम एक बिजनेसमैन हो जो प्रोडक्ट्स अपने गोडाउन में स्टोर करके रखता है और वो स्टोर रूम से अगर चोरियाँ हो रही है, तो ये तुम्हारा सिक्योरिटी नहीं हुआ। और तुम्हें लाइफ का भी सिक्योरिटी चाहिए। तुम्हारे सोसाइटी में अगर क्राइम वाइम बढ़ रहा है तो, या तो फिर तुम्हारे सिटी में क्राइम बढ़ रहा है तो तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए। थर्ड, सिक्योरिटी होगा एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। अलग अलग लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट छोटे बिजनेसमैन को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये चार टाइप का ये चार टाइप के जो गोल्स होता है वो मेनली है। यहाँ पर ये सेकंड पैराग्राफ में यही बताया गया है कि कई बार क्या होता है कि लोगों को सिर्फ
इनकम ही नहीं चाहिए होता, इनकम के साथ ये चार चीज़ें भी चाहिए होती है, लेकिन ये चारों चीज़ें कई बार इनकम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कई लोग क्या मानते हैं कि मुझे इनकम ज़्यादा नहीं मिली तो चलेगा, मैं मिडिल क्लास फैमिली में जी सकता हूँ, लेकिन मुझे ये सिक्योरिटी चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, ये सब चीज़ें मोस्टली। इसका एक एग्जांपल दिया है, इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स in your life. You may desire their friendship. Similarly, there are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our life. These are often ignored. However, it will be wrong to next page पे आ जाओ. However, it will be wrong to conclude what may be cannot be measured is not important. मतलब ये क्या है कि of course तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन तुम्हारे पास फ्रेंड्स ही ना हो तो तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी अच्छी नहीं होगी। तो यही चीज़ समझाया गया है कि हमें बाकी सब सिर्फ इनकम और पैसा ही नहीं, हमें और भी चीज़ें चाहिए होती है जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैप्पी हो और सेफ हो। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। कंसिडर अनदर एग्जांपल, इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, बिफोर एक्सेप्टिंग इट वुड यू ट्राई टू कंसिडर मेनी फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इनकम सच एज फैसिलिटीज फॉर अ फैमिली, वर्किंग एटमॉस्फेयर और अपॉर्चुनिटीज टू लर्न। इन अनदर केस, अ जॉब में गिव यू less pay but may offer regular employment that enhances your sense of security. Another job, however, may offer higher pay but no job security and also leave no time for a family. This will reduce your sense of security and freedom. Similarly, for development, people look at a mix of goals. ये बोल्ड में लाइन इसलिए दी है कि डेवलपमेंट के लिए लोग मिक्स ऑफ गोल्स की तरह सोचते हैं। इसका मैं तुम्हें एक शॉर्ट यानी जो एग्जांपल दिया है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। सपोज़ एक लड़का है, उसे वो अभी कॉलेज से निकला है, उसके पास 3 जॉब ऑफ़र है। पहली जॉब ऑफ़र ऐसी है कि उसे अपने सिटी में ही मिल रही है, लेकिन उसे सिर्फ 10-12 हज़ार ही सैलरी मिल रही है। दूसरी जॉब ऐसी है कि उसे सिटी से दूर मिल रही है, कोई और सिटी में मिल रही है जो स्टेट क्रॉस करके उसे जाना पड़ रहा है। वहाँ पर उसे 20-25 हज़ार मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर रहने करने का खर्चा भी उसका 10-12 हज़ार जैसा हो जा रहा है। तीसरी उसे ऐसी जॉब मिल रही है कि उसे सिटी से बाहर है, लेकिन उसे गारंटी नहीं है कि उसकी जॉब सेफ़ रहेगी, क्योंकि वो उसको कंपनी ने ऐसा कहा है कि तुम अभी जॉब कर सकते हो, लेकिन हमें अगर कोई और मिला जो तुमसे टैलेंटेड हो तो हम तुम्हें जॉब से निकाल सकते हैं। तो देखो, तीनों जो सिनारियो है उसमें पहला सीन ऐसा है कि उसे बुरी चीज़ ऐसी है कि उसे इनकम कम मिल रही है, लेकिन एटलीस्ट वो अपने फैमिली के साथ अपने सिटी में तो रह सकता है और उसका बाहर का खाने पीने का खर्चा तो है नहीं। सेकंड जो सीन है उसमें ऐसा हो रहा है कि उसे उसके हिसाब से उसके वो जो स्किल मान रहा है और उसके जो एस्पिरेशंस है कि मुझे इतना इनकम मिलना चाहिए, उतना इनकम तो मिल रहा है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है कि उसे सिटी छोड़ के जाना पड़ता है, फैमिली से दूर रहना पड़ता है और बाहर रहने का खाने पीने का भी खर्चा उसका बढ़ जा रहा है। तीसरा जो सीन है उसमें एडवांटेज ये है कि उसे इनकम काफ़ी हाई मिल रहा है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि उसकी जॉब सिक्योर्ड नहीं है, कभी भी उसकी जॉब जा सकती है। मतलब मिक्स ऑफ गोल्स, वो देखेगा कि क्या चीज़ उसके लिए बेहतर है, वही चीज़ वो देखेगा। इट इज़ ट्रू दैट इफ वुमेन आर एंगेज इन पेड वर्क दैट डिग्निटी इन द हाउसहोल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीज। हाउएवर इट इज ऑल्सो द केस दैट इफ देयर इज रिस्पेक्ट फॉर वुमेन देयर वुड बी more sharing of housework and greater acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up variety of jobs or run business. यानी लेडीज़ और जेंट्स के बीच काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन रहा है। तो ये एक एग्जांपल ऐसा दिया है कि अगर कोई लेडी होगी जो मैरिड है, वो बाहर जॉब कर रही है, तो उसकी रिस्पेक्ट सोसाइटी में बढ़ जाएगी। लेकिन उल्टा अगर तुम सोचे तो अगर लेडीज़ को रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो गया तो वो बाहर जॉब करना शुरू भी करेगी। वो उसे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है इसलिए वो जॉब्स करने का नहीं सोच रही है। समझ में आया? ये एक डिफरेंस ऑफ एग्जांपल टाइप का दिया हुआ है। Hence, the development goals that people have are not only about better income but about also about other important things in life. Next हम topic पे आते हैं national development. If, as we have seen above, individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different. Discuss among yourself on what India should do for development. National development में हम देखेंगे कि हमें nation की तरह कैसा development चाहिए. Most likely you will find that different students in the class have given different answers to the above question. In fact, you might yourself think of many different answers and
एंड नॉट टू बी श्योर ऑफ एनी दिस. ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सनस कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट. अलग अलग लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस होंगे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन कई बार वो जो ओपिनियंस होंगे वो टोटली अपोजिट भी हो सकता है ऐसा. हाउएवर कैन ऑल द आइडियाज ऑफ बी कंसिडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट, और इफ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स हाउ डज वन डिसाइड व्हाट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ for all? We also have to think whether there is a better way of doing things. Would the idea benefit a large number of people? National development means thinking about this question. National development का मतलब यही है कि अलग अलग इकोनॉमिक क्लास के लोग, अलग अलग डिफरेंट सोच के लोग, ऐसे लोगों के जो एक नेशन के अपने डेवलपमेंट के गोल्स है वो काफ़ी अलग है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग है. तो नेशन को डेवलप करने के लिए जो भी हमारे नेशनल लीडर्स हैं वो लोग कैसे सोचेंगे, तो ये सब आइडियाज़ के बारे में वो सोचते हैं. नेक्स्ट आप आ जाइए डायरेक्ट पेज नंबर 8 पे. हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स. हम कंट्रीज़ का कंपेयर कैसे करेंगे, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है. ये हम लोग अच्छे से समझेंगे पहले. यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स. हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर्स अंडर डेवलप्ड. बिफोर यू कम टू दिस लेट अस कंसिडर अनदर क्वेश्चन. क्यों एक कंट्री को हम डेवलप्ड कहते हैं, क्यों एक कंट्री को हम डेवलपिंग कहते हैं, क्यों एक कंट्री को हम अंडर डेवलप्ड कहते हैं. वो डेवलपमेंट उनके वहाँ पे क्या है और दूसरे कंट्री में क्या नहीं है वो देखते हैं. व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस. विच एस्पेक्ट डू वी यूज टू कंपेयर देम. लेट अस लुक एट द स्टूडेंट्स इन द क्लास हिस्ट्री. हाउ डू we compare different students? They differ in height, health, talents and interests. The eldest student may not be the studiest one. The most intelligent student may not be the friendliest one. So how do we compare students? ये students का जो पैराग्राफ है ना वो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ. यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टर. मतलब हम कोई भी पर्सन को हमें अगर कंपेयर करना हो तो हम कोई एक कैरेक्टरिस्टिक लेंगे और फिर उसको कंपेयर करेंगे, फिर दूसरी कोई कैरेक्टरिस्टिक लेंगे फिर उसको कंपेयर करेंगे. ठीक है, अलग अलग कैरेक्टर्स. जैसे एग्जांपल दिया है कि अगर कोई लड़का हो वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्टडीज़ में अच्छा होगा. अगर कोई स्टडीज़ में अच्छा हो तो ज़रूरी नहीं है वो स्पोर्ट्स में अच्छा होगा. अगर कोई ऐसा है कि जो स्पोर्ट्स और स्टडीज़ में अच्छा है तो ऐसा भी हो सकता है वो सबसे इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है. ये सब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके हिसाब से हम कंपेयर करते हैं. दिस इज़ ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू. फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. कंट्रीज विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विथ लेस इनकम. जो एक कंट्री में रहते हुए जो लोगों की एवरेज इनकम है वो एवरेज इनकम अगर दूसरे कंट्री के एवरेज इनकम से ज़्यादा है तो वो कंट्री ज़्यादा डेवलप होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स एवरेज इनकम ज़्यादा है. सेम तो सेम मतलब ये हो गया कि वो कंट्री डेवलप हो गई. क्यों? क्योंकि उनके वहाँ पर पैसा ज़्यादा है लोगों के पास. ठीक है, कंपैरेटिवली जो डेवलपिंग अंडर डेवलप कंट्री है उसके हिसाब से. दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग्स नीड. व्हाट आर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम. सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी एन इनकम इंपॉर्टेंट गोल. एक ग्रेटर इनकम, मैंने तुम्हें कहा कि इंपॉर्टेंस है इनकम पे, तो इनकम तो हमें चाहिए ही. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ द कंट्री. इंट्यूटिवली द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री. दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री. एक पूरे कंट्री का जो इनकम है वो टोटल इनकम हो गया, जो जितना अर्न कर रहा है वो. ठीक है, आर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच एज एन यूजफुल मेजर. सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न. आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर्स इन डिफरेंट कंट्री, हेंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम. एवरेज इनकम कैसा है कि टोटल जो इनकम होता है उसको डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन से, विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन. द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम. जो एवरेज इनकम है उसको हम पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है. वन लाइन में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ कॉल्ड एन एवरेज इनकम और व्हाट इज़ कॉल्ड एन पर कैपिटा इनकम. तो इसका आंसर यही होगा कि जो एक कंट्री का जो पूरा टोटल इनकम है उसको हम डिवाइड करेंगे कंट्री के नंबर ऑफ पॉपुलेशन से, तो वो हमें एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम मिल जाएगा. इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉट आउट बाय वर्ल्ड बैंक, दिस क्राइटेरियन इज यूज्ड टू क्लासिफिकेशन इन क्लासिफाइंग कंट्रीज. कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ US 12,236 पर एनम एंड अबव इन 2016 आर कॉल्ड रिच कंट्री. 2016 से ऊपर अगर पर कैपिटा इनकम $12,236 से ज़्यादा है तो वो क्या हो गया, एक डेवलप्ड कंट्री हो गया, और या तो फिर रिच कंट्री हो गया. और पर कैपिटा इनकम जिनका 1,000 से कम है वो अंडर डेवलप्ड कंट्री हो गया. इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2016 वॉज जस्ट $1 1840 पर एनम.
इंडिया हमारा एक मिडल क्लास कंट्री, लेकिन लोअर मिडल क्लास कंट्री में आता है। क्यों? क्योंकि जो इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो 1840 है, ठीक है समझ में। नेक्स्ट तुम डायरेक्टली पेज नंबर 10 पे आ जाओ, हम देखेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम के साथ और दूसरा कौन सा क्राइटेरिया है जो हम देखने जा रहे हैं एक डेवलपमेंट गोल के लिए। व्हेन वी लुक्ड एट इंडिविजुअल एस्पिरेशंस एज गोल्स, वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम बट ऑल्सो हैव गोल्स सच एज सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एक्सेट्रा। जो 4 पॉइंट मैंने तुम्हें बताए कि इनकम के अलावा और दूसरी चीज़ क्या चाहते हैं लोग in mind. Similarly, when we think of a nation or a region, we may besides average income think of other important attributes. एक नेशन के बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो क्या है जो सिर्फ पर कैपिटा इनकम के अलावा भी और कौन सी चीज़ें हैं जो हम डिसाइड करेंगे कि उस हिसाब से उस कैरेक्टरिस्टिक्स पे वो नेशन डेवलप है या नहीं है। व्हाट कुड दिस एट्रीब्यूट्स बी? लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जांपल। टेबल 1.3 gives per capita income of Haryana, Kerala and Bihar. Actually these figures are per capita net state domestic product at current prices for 2015. Let us ignore what this complicated term exactly means. Roughly we can take it to be the per capita income of the state. We find that of the three, Haryana has the highest per capita income and Bihar is at the bottom. This means that on an average a person in Haryana earned rupees 1,62,000 in 1 year, whereas an average person in Bihar earned around rupees 34,000 only. So if per capita income were used as the measurement of development, Haryana will be considered the most developed and Bihar the least developed state of the three. Now let us look at a certain other data pertaining to these states given in table 1.4. पहली चीज़ 1.3 पे सॉरी टेबल 1.3 पे देखो तो हरियाणा का पर कैपिटा इनकम दिया है, केरला का दिया है और बिहार का दिया है। तो उस हिसाब से तो ऐसा हम समझेंगे कि हरियाणा सबसे डेवलप्ड स्टेट है इंडिया में, क्योंकि उसका पर कैपिटा इनकम केरला और बिहार से ज़्यादा है, बिहार से तो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन और एक टेबल है वो वहाँ पर देखो, हमें कंपैरेटिव डेटा दूसरा दिया गया है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मतलब जो बच्चे जन्म पे ही डेड होते हैं, यानी वो लोग, उसे हम इन्फेंट मोर्टालिटी कहते हैं। और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 1000 बच्चे अगर जन्म होते हैं तो उसमें से कितने लोग बाय बर्थ ही डेथ उनकी हो जाती है। तो हरियाणा में 36 है, केरला में 12 है, बिहार में 42 है। फिर दूसरा हम लिटरेसी रेट देखें, कितने परसेंट लोग लिटरेट है, 100 में से कितने लोग लिटरेट है। तो हरियाणा में 82 है, केरला में 94 है और बिहार में 62 है। और नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब जो कितने बच्चे वो अटेंडेंस मतलब अपना स्कूल में रेगुलरली आ सकता है। तो हरियाणा का पर 100 स्टूडेंट 61 है, केरला का 83 है और बिहार का 43 है। व्हाट डज दिस टेबल शो? नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शोज दैट इन केरला आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन born 12 died before completing 1 year of age, but in Haryana the proportion of children dying within 1 year of birth was 36, which is 2 times more than that of Kerala. On the other hand, the per capita income is Haryana is more than that of Kerala as shown in table 1.3. Just think of how dear you are to your parents. Just think how everyone is so happy when a child is born. Now try to think of parents whose children die before they even celebrate their first birthday. How painful it must be for these parents. Next, note that the year which is to which this data pertains, it is 2015. So we are not talking of old times. It is nearly 70 years after independence when our metro cities are full of high-rise buildings and shopping malls. The problem does not end with infant mortality rate. पहली चीज़ मैं infant mortality rate पे ये मैंने जो पढ़ा हूँ मैं तो एक्सप्लेन करता हूँ। हरियाणा में अगर जो जैसे फिगर में दिया है पर 1000 बच्चों पे 36 बच्चे मर रहे हैं और केरला में पर 1000 बच्चों पे 12 बच्चे मर रहे हैं। तो इसका मतलब यही हो गया कि केरला का जो भी मेडिकल और हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हरियाणा के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। मतलब हरियाणा का जो पर कैपिटा इनकम है वो केरला से तो ज़्यादा है, लेकिन केरला का जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है वो काफ़ी कम है, सिर्फ 12 है। तो ये यही साबित करता है हमें कि सिर्फ हमें पर कैपिटा इनकम ही नहीं, हमें बाकी सब चीज़ें चाहिए। जैसे ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इसलिए दिया गया है कि कितना हॉस्पिटल और कितना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कौन से स्टेट में कितना अच्छा है वो कंपेयर किया है। नेक्स्ट लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो यही कंपेयर किया है कि
कैसे कितने बच्चे स्कूल जाते हैं वहाँ पर और कितने बच्चे अनएजुकेटेड रह जाते हैं। तो मेन यही है कि ये जो पूरा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया का जो पेज नंबर 10 और 11 पे हमें दिया गया है, वो यही चीज़ है कि कैसे हम सिर्फ इनकम ही नहीं चाहते, हम अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छा मेडिकल केयर, हम अच्छे एजुकेशनल फैसिलिटीज़ चाहते हैं हमारे स्टेट और हमारे सिटी के लिए। यानी इनकम के अलावा भी ये सब अदर क्राइटेरिया है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट से हम पब्लिक फैसिलिटीज़ और आगे का जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट है वो देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट हम देखने जा रहे हैं पब्लिक फैसिलिटीज़, जो पेज नंबर 11 पे है। पहली चीज़ तो पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या है समझो। तो मैंने तुम्हें समझाया था कि सपोज़ तुम्हारे पास करोड़ों रुपए है, तुम काफ़ी अमीर फैमिली से आते हो, लेकिन तुम्हारी सिटी में डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। वहाँ पर रोड्स नहीं है, वहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, वहाँ पर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो सब पैसा आपके पास जो है वो क्या काम का। वो यानी मैं यही समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि वाई पब्लिक फैसिलिटीज़ आर नेसेसरी फॉर यू, और पब्लिक फैसिलिटीज़ अच्छे होने से क्यों एक नेशन डेवलप्ड हो तो और ज़्यादा डेवलप होता है, और डेवलपिंग हो तो डेवलप्ड की तरफ बढ़ता है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाउ इज़ दैट एन द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला बट लैग्स बिहाइंड इन दिस क्रूशल एरियाज? द रीज़न इज मनी इन योर पॉकेट कैनॉट बाय all goods and services that you may need to live. So income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. ठीक है, पहले हम ये समझते हैं कि अगर हरियाणा में कोई एक हरियाणा की जो पर कैपिटल इनकम है वो ज़्यादा है, मतलब जनरली हरियाणा का एक एवरेज पर्सन को तुम ले लो और तुम केरला के कोई एवरेज पर्सन को ले लो, तो ऑफ कोर्स हरियाणा के एवरेज पर्सन की इनकम केरला के एवरेज पर्सन की इनकम से ज़्यादा होगी। लेकिन हरियाणा वाला जो है उसे उसे केरला जितना पब्लिक फैसिलिटीज़ इतनी इजीली नहीं मिल रहा है। क्यों? तो उसका एक्सप्लेनेशन ये दिया गया है कि मनी इन योर पॉकेट कैनॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव। ठीक है। और एक मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ अभी आप देख रहे हो कि सेल फोन्स आप सभी के लिए, एक मोबाइल फ़ोन्स आप सभी के लिए एक ज़रूरियात बन गए, एक डेली यूज़ की एक ऑब्जेक्ट बन गया। अगर मोबाइल फ़ोन नहीं हो तुम किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स मोबाइल फ़ोन्स ना हो तो आप ये जो लेक्चर है वो भी नहीं देख पाओगे। तो अगर मोबाइल फ़ोन्स वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन आपके सिटी में कहीं कोई मोबाइल शॉप ही नहीं है, आप मोबाइल शॉप खरीद ही नहीं सकते, तो फिर आप अपने लव्ड वन से कांटेक्ट में कैसे रह पाओगे। तो यही चीज़ है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ मिलना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, नॉर्मली योर मनी कैनॉट बाय यू अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट और एंश्योर दैट यू गेट अनएडल्टरेटेड मेडिसिन अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू अ कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज़ ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, अगर आपके पास बहुत सारा मनी है लेकिन आपको अगर एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं मिला, जैसे दिल्ली में कई रिच लोग रहते हैं, लेकिन आप देखते हो कि दिल्ली में हमेशा विंटर के बाद एक पोल्यूशन का एक ऐसा लेयर बन जाता है जो काफ़ी डिफ़िकल्टी पोज करता है उनके वहाँ पर जो सिटीजन्स हैं उनके लिए। ब्रीथिंग में उन्हें डिफ़िकल्टी होती है, उन्हें कई बीमारियाँ भी हो जाती है, कॉमन कोल्ड और फ्लू जैसी बीमारियाँ भी उनको लग जाती है। तो यही है कि ज़्यादा पैसा होना, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब चीज़ें आराम से मिलेगी। और एक एग्जांपल दिया है कि अनएडल्टरेटेड मेडिसिन, मतलब मेडिसिन जिसमें कोई मिलावट ना हो और मेडिसिन अच्छा वर्क कर रहे हो, कोई भी इलनेस है उसके ऊपर, तो क्या आपको एडल्टरेटेड मेडिसिन मतलब जो मेडिसिन अच्छे से काम ना कर रही हो, उसमें कोई मिलावट हो ऐसे, तो ये सब भी मिलना इतना ईजिली नहीं है। मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शंस डिजीजेज अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स। आपके पास पैसा काफ़ी ज़्यादा है लेकिन आपके सपोज मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। अभी कोरोना वायरस डिजीज़ का काफ़ी यानी काफ़ी एक स्प्रेड चल रहा है। तो अगर सपोज़ आपने सुना होगा कि कई अमीर लोग हैं, कई ऐसे आप अभी तो बेस्ट एग्जांपल मैं तुम्हें दूँ तो ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर को भी कोरोना वायरस हुआ है। तो वो प्राइम मिनिस्टर होके भी उसके प्राइम मिनिस्टर के पास तो कितना पैसा होगा, कितना फैसिलिटीज़ होगी, फिर भी उसे कोरोना वायरस उसको कोरोना वायरस से वो इन्फेक्ट हुआ। इसका मतलब यही है कि पैसा, ये जो सेंटेंस है कि वो यही समझा रहा है कि बहुत सारा पैसा होने से इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई इन्फेक्शस डिजीज़ ना लगे अगर आपकी कम्युनिटी कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं ले रही है। यानी आपके आसपास के लोग, आपके सिटी के या तो आपके स्टेट के लोग कोई भी डिजीज़ को
को प्रिवेंट करने के लिए कोई स्टेप्स या कोई मेजर्स नहीं ले रहे हैं, तो आप भी उस डिजीज से इन्फेक्ट हो सकते हो। उसमें आपका पैसा ज़्यादा होना कम होना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज़ टू प्रोवाइड दिस गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। मतलब अगर ये सभी जो सर्विसेज है जैसे मेडिकल केयर है, या तो फिर एजुकेशनल सिस्टम है, या तो फिर पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, ये सब कलेक्टिवली सबको मिलना चाहिए। वही सेम चीज़ अगर आपके सिटी में कोई गरीब इंसान है जो वन रूम किचन में रह रहा है, उसको भी पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, और जो बड़े से बंगले में रह रहा है जो बहुत ही रिच है, उसे भी पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। तो हमें कलेक्टिवली मतलब सभी को ये सर्विस मिलनी चाहिए, इसका ध्यान हमें रखना है, ठीक है। जस्ट थिंक, विल इट बी चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी और फॉर ईच हाउस टू हैव हिज ओन सिक्योरिटी मैन? व्हाट इफ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इज इंटरेस्टेड इन studying? Would you be able to study? Not unless your parents could afford you to send you some private school elsewhere. So you are actually able to study because many other children also want to study, and because many people believe that government should open schools and provide other facilities so that all children have a chance to study. Even now in many areas, children, particularly girls, are not able to go to high school because the government society has not provided adequate facilities. यहाँ पर देखो दो एग्जांपल दिए है। पहला एग्जांपल हम देखते हैं कि सपोज अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए, आप हर एक घर अपना एक वॉचमैन को एम्प्लॉय कर रहा है, लेकिन अगर एक सोसाइटी एज अ वॉचमैन एक ही सोसाइटी का एक ही वॉचमैन एम्प्लॉय कर रहा है, तो क्या आपको ज़्यादा चीप में पड़ेगा कि सभी घर अपना एक वॉचमैन एम्प्लॉय करे, या तो फिर एक सोसाइटी अपना खुद का एक एम्प्लॉय करे? मतलब ये कलेक्टिव सर्विस हो गया ना। एक ही वॉचमैन पूरे सोसाइटी को देखेगा, पूरी सोसाइटी की सिक्योरिटी को उसकी मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे सोसाइटी होगी, ठीक है। ऐसे ऐसे ही कलेक्टिव सर्विसेज होते हैं। और एक एग्जांपल दिया है कि सपोज अगर आपको पढ़ना है और आपके सोसाइटी, आपके कम्युनिटी में किसी और को नहीं पढ़ना है, तो गवर्नमेंट क्या आपके अकेले के लिए एक स्कूल खड़ी करेगी, एक स्कूल बांधेगी गवर्नमेंट? नहीं, क्योंकि वो उनके लिए काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। इसके लिए सर्विसेज क्या होते हैं, कलेक्टिवली दिए जाते हैं कि आपके कम्युनिटी में, आपके सोसाइटी या तो फिर आपके सिटी में सभी बच्चों को स्कूल जाना है, सभी बच्चों को पढ़ना है, तो गवर्नमेंट वहाँ पर स्कूल बांधेगी और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करेगी, स्कूल में अच्छे टीचर्स एम्प्लॉय करेगी। यही चीज़ों का मतलब होता है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ कैसे होनी चाहिए, कि कलेक्टिवली होनी चाहिए। समझ में आया? नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। केरला इज लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। Similarly, in some states, the public distribution system functions well. Health and nutritional status of people of such states is certainly likely to be better. मतलब केरला का एग्जाम्पल यहाँ पर क्यों इतना दिया जा रहा है? क्योंकि सिंपल बात है कि केरला में हरियाणा और दूसरे भी कई इंडिया के स्टेट्स हैं जिनके कंपैरिजन में उनका पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी वहाँ पर लोग ज़्यादा खुश है। क्यों? क्योंकि हमने समझा कि कलेक्टिव पब्लिक सर्विसेज जैसे कि हेल्थ केयर है, मेडिकल केयर है, या तो फिर एजुकेशनल सिस्टम है, पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर है, ये सब चीज़ें उन्हें कंपैरेटिवली हरियाणा और दूसरे स्टेट्स से ज़्यादा मिल रही है। समझ में आया? अभी है ना पेज नंबर आप 13 पे आ जाओ। जो टेबल 1.6 है ना, उसमें हमें दिया गया है कि डिफरेंट कंट्रीज दी गए, जैसे श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। अभी ये सभी कंट्रीज़ में हम देखें तो पहला जो सेकंड जो रो है उसमें ग्रॉस इंटरनेशनल इनकम या तो फिर पर कैपिटा इनकम दिया गया है। नेक्स्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बताया गया है। नेक्स्ट कॉलम में है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव। 25 और अबव से कितना 25 और अबव के बाद लोग कितना पढ़ते हैं। और HDI रैंक इन द वर्ल्ड, मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम कहते हैं, मतलब जो भी कंट्रीज़ है, टोटल 188 कंट्रीज़ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखा गया है। उसमें से जितना कम नंबर हो, जो पहली कंट्री होगी उसका 1 नंबर होगा, उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे अच्छा होगा। जितनी कंट्रीज़ पीछे होंगी, यानी सपोज इंडिया का भी 131 नंबर है, तो इंडिया का नंबर काफ़ी पीछे है। 188 में 131 नंबर होना काफ़ी पीछे का नंबर है, यानी हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी कम है।
अभी हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं. Isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect, and a big country like ours has such a low rank in the world? Table 1.6 also shows that though Nepal and Bangladesh have low per capita income than that of India, yet they are better in India in life expectancy. मतलब ये क्या बता रहा है कि श्रीलंका देखो, पर कैपिटा इनकम में भी हमसे ज़्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो बाय बर्थ कितने बच्चे वहाँ पर अलाइव रहते हैं, तो 75 अलाइव रहते हैं पर 100 में से. और जबकि इंडिया में 60-80 रहते हैं, यानी 8 बच्चे ज़्यादा मर रहे हैं कंपैरेटिवली श्रीलंका से. नेक्स्ट है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज्ड ऑफ 25 एंड अबाउ. 25 एंड अबाउ से जो लोग हैं उनका स्कूलिंग कितना हुआ है, तो यानी कितने साल का हुआ है, तो एटलीस्ट 10.9, मतलब एटलीस्ट 11 ईयर्स तो उन्होंने पढ़ा ही है. और इंडिया में 6.3, यानी इंडिया में 6.3 मतलब सपोज फर्स्ट टू 6 तक ही पढ़े हैं, जबकि श्रीलंका में फर्स्ट टू 10 तक है, फर्स्ट टू 11 तक लोग ज़्यादा पढ़े हुए हैं. ठीक है, तो ये कंपैरिजन है कि श्रीलंका में जो फैसिलिटीज़ मिल रही है, श्रीलंका में जो डेवलपमेंट है वो इंडिया के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है. जबकि श्रीलंका आप देखो तो एक छोटा सा कंट्री है इंडिया के बाद. तो ऐसा क्यों हो रहा है? नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. मेनी इंप्रूवमेंट्स हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग एचडी एंड मेनी न्यू कंपोनेंट्स हैव बीन एडेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, बट बी फिक्सिंग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इट हैज़ बीन मेड वेरी क्लियर दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू डेवलपमेंट इज व्हाट इज हैपनिंग टू सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री. इट इज़ पीपल, देयर हेल्थ, देयर वेलबींग, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. मतलब एक कंट्री को हम डेवलप्ड कैसे मान सकते हैं, तो उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें कई चीज़ें नहीं ऐड हुई है, कई चीज़ें वहाँ से निकाल भी ली गई. लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उनकी हेल्थ और वेलबींग. मतलब पहली चीज़ तो लोग हेल्दी होने चाहिए, सेकंड चीज़ लोगों को अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, थर्ड चीज़ लोगों को अच्छा इनकम या तो फिर अच्छा बिजनेस से उनका जो इनकम आ रहा है वो सब उन्हें मिलना चाहिए. मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये सब चीज़ें मेन है. समझ में आ गया क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या सारी चीज़ें होती है, और क्यों ये सभी चीज़ मिलके, सिर्फ पैसा होना ज़रूरी नहीं है, आपको बाकी सारी चीज़ें भी ज़रूरी होनी चाहिए, तो ही आपकी कंट्री डेवलप हो सकती है. ठीक है, अभी हम आते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ डेवलपमेंट. सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड, यू वुड सर्टनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो अप फर्दर और एटलीस्ट बी maintained for future generation. This is obviously desirable. However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable. मतलब पहली चीज़ हम समझते हैं व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ डेवलपमेंट. मतलब सपोज यूएस है, यूएस एक ऐसा कंट्री है कि जो काफ़ी डेवलप हो गया है, लेकिन वो डेवलपमेंट में पहली चीज़ समझो यूएस का डेवलपमेंट इतना अच्छा क्यों है. वहाँ के लोग, उनका पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा है, उनको इनकम काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, वहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ के लोग ज़्यादा खुश है, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है उनका, वहाँ पर लोगों को अच्छे से जॉब मिल जाती है, अच्छे सा बिजनेस मिल जाता है उनका. तो इन शॉर्ट क्या है कि उन्हें इनकम भी चाहिए, वो भी मिल रही है. इनकम के अलावा बाकी सब उनके जो एस्पिरेशंस है, जैसे फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, फ्रीडम, रिस्पेक्ट है, ये सब कुछ उन्हें मिल रहा है, तो वो डेवलप है. लेकिन सस्टेनेबिलिटी मतलब वो डेवलपमेंट को सस्टेन करना, मतलब उस डेवलपमेंट का जो हमने एक इंडेक्स डिसाइड किया हुआ है उस तरह से उनका डेवलपमेंट सस्टेन हो रहा है. मतलब अभी है, फ्यूचर में भी यही डेवलपमेंट होगा, इससे ज़्यादा हुआ तो अच्छी बात है. अगर इससे ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन यही लेवल पे उनका डेवलपमेंट रहा तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है. लेकिन ये डेवलपमेंट अगर कम हो गया तो वही क्वेश्चन पूछा गया है. तो साइंटिस्ट ये बता रहे हैं कि ये जो प्रेजेंट डेवलपमेंट का जो अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है, या तो फिर अभी जो डेवलप कंट्रीज़ का जो डेवलपमेंट ख़त्म हो गया है वो सस्टेनेबल नहीं है. यानी अभी जो अब यानी इन शॉर्ट अभी जो डेवलपमेंट है पूरे वर्ल्ड में, वो डेवलपमेंट फ्यूचर में कम हो सकता है. समझ में आया? एक एग्जांपल हम लेते हैं ग्राउंड वाटर इन इंडिया. ग्राउंड वाटर इन इंडिया में आप अगर आप पेज नंबर 14 पे देखो तो लास्ट में 2 क्वेश्चन है कि वाई ग्राउंड वाटर इज़ ओवर यूज, कैन देयर बी डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज. तो पहली चीज़ है ना, आप समझो कि
ग्राउंड वाटर क्या होता है? ग्राउंड वाटर हमने सिंपल देखा है कि आपको शायद आप लोगों के घर पे किसी ने बोरवेल इंस्टॉल की हुई होगी, या तो फिर एक सोसाइटी की कॉमन बोरवेल होती है। कई जगह पे हैंड पंप्स यूज़ करते हैं लोग, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर खींचते हैं। अब जो ज़मीन के नीचे जो पानी होता है, वो जो 30 से 40 फीट नीचे मिलता है, वो पानी का यूसेज करते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें उनके सस्टेनेबिलिटी या तो फिर उनके जो डेली यूज़ के लिए जितना पानी चाहिए उतना पानी सिटीजन्स को नहीं मिल रहा है, तो ही वो लोग ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं। तो ये ग्राउंड वाटर ओवर यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इतने बड़े पॉपुलेशन को फ्रेश वाटर सप्लाई करना पूरे गवर्नमेंट के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इसलिए ग्राउंड वाटर ओवर यूज़ हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन है कि कैन देयर बी डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज़? क्या इसका हम डेवलपमेंट कर सकते हैं? तो हाँ, हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अगर ऐसी फैसिलिटीज़ क्रिएट करे, इरिगेशन सिस्टम क्रिएट करे। अभी सबसे सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में, अरे सॉरी, वडोदरा में हमें हमारा जो कॉरपोरेशन का पानी आता है वो कहाँ से आता है? हम जो नल खोलते हैं और जो पानी आता है वो आपके या तो ऊपर की टंकी से आता है, या तो कॉरपोरेशन का, गवर्नमेंट का पानी आता है। गवर्नमेंट का पानी कहाँ से आता है? वो भी कोई टंकी से आता होगा। तो आपने कई रोड पे देखे होंगे कि कई बड़ी बड़ी टंकियाँ फिट की हुई है। वो टंकी में पानी कहाँ से आता है? वो टंकी में पानी एक बड़ी सी टंकी से आता है जिसे हम आजवा रिजर्वायर कहते हैं। रिजर्वायर का मतलब होता है जो पानी रिजर्व करता है। वो रिजर्वायर बांधना मतलब वो रिजर्वायर पूरे बड़ौदा के बड़ी बड़ी जो टंकी है वहाँ पर पानी सप्लाई करेगा, और वो जो पानी है वो लोग फिर अलग अलग लोगों के घर पे जाएगा। वो पाइपलाइंस कंस्ट्रक्ट की होती है। तो क्यों ना हम ऐसे रिजर्वायर हर एक इंडिया के सिटी में कंस्ट्रक्ट करें, और फिर हर एक सिटी के सिटीज़न को हम वो फ्रेश वाटर पहुंचाएं। ये इतना इजीली नहीं है, क्योंकि इंडिया में अभी कई सिटीज़ ऐसी है कि जिन्हें खुद के रिजर्वायर्स नहीं है। तो वो रिजर्वायर्स को बांधने का काम गवर्नमेंट को करना होगा। गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना होगा, और वो रिजर्वायर्स अगर बांधेंगे तो ऑफ कोर्स जैसे जैसे सिटीजन्स को फ्रेश वाटर गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन से मिलता जाएगा, तो वो लोग ग्राउंड वाटर का कम यूज़ करेंगे, उसका ओवर यूज़ कम होगा। यानी दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया कि क्यों ग्राउंड वाटर ज़्यादा यूज़ होता है। क्योंकि इंडिया में सबको फ्रेश वाटर गवर्नमेंट का मिलता नहीं है, और डेवलपमेंट इसके ओवर यूज़ के बिना हो सकता है। हाँ, तो हो सकता है अगर हम लोग सबको प्रोवाइड करेंगे, हर एक सिटीज़न को हम अगर गवर्नमेंट फ्रेश वाटर प्रोवाइड करेगा तो फिर वो ओवर यूज़ नहीं करेगा। समझ में? Groundwater is an example of renewable resources. These resources are replenished by nature, as in the case of crops and plants. However, even these resources may be overused. For example, in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing this resource. Non-renewable sources are those which will get exhausted after years of use. We have a fixed stock on earth which cannot be replenished. We do discover new resources that we did not know of earlier. New resources in this way add to the stock. However, over time, even this will get exhausted. तो मैं ना ग्राउंड वाटर का तुम्हें और एक चीज़ समझाता हूँ। ग्राउंड वाटर कैसे फॉर्म होता है? ग्राउंड वाटर क्या होता है? बारिश गिरती है, बारिश का पानी जो हमारे मेन अर्थ के क्रस्ट के ऊपर गिरता है, वो स्लोली अर्थ के क्रस्ट के नीचे जाता है। जो इवेपोरेट हो गया वो तो ऊपर चले जाएगा, लेकिन जो नहीं हुआ वो अर्थ के क्रस्ट के नीचे जाता है, और फिर वो 30-35 फीट के बाद वो एक लेयर फॉर्म करता है, जो ग्राउंड वाटर, जिसे हम ग्राउंड वाटर, वो बड़ा सा लेयर होता है, काफ़ी सारा पानी होता है वहाँ पर। लेकिन क्या होता है कि वो रिप्लेनिश, मतलब वो वापस कैसे भरता है? रेंज से, बारिश से भरता है। लेकिन बारिश जितना भर रही है, सपोज बारिश एक साल में वो 10,000 लीटर भर रही है, और हम लोग उसका वो जो यानी ग्राउंड वाटर का जो यूज़ है, हम पूरे इंडिया में उसको 15,000 लीटर यूज़ कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स जो रेन जितना दे रहा है उसके उससे ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं उसको, तो इसका मतलब यही ओवर यूज़ होगा। तो ये दूसरा एक हमें एग्जांपल दिया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं कि जो नेचर वापस फिल नहीं करता है उसे। जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल क्रूड ऑयल से बनता है। क्रूड ऑयल
एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है वो अगर आप नेक्स्ट पेज में देखोगे तो क्रूड ऑयल रिजर्व्स मतलब क्रूड ऑयल कितना है, तो मिडल ईस्ट यानी जो ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई कंट्रीज़ है उसमें 803,000 मिलियन बैरल्स है। और ये शायद 69.9 यानी ऑलमोस्ट 70 ईयर्स तक ये हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 48 मिलियन बैरल्स है, उसको हम 10-11 साल तक यूज़ कर सकते हैं। और वर्ल्ड में जो है वो पूरा 1691,000 मिलियन बैरल्स है, उसको हम 50-60 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि उसके बाद क्या मतलब क्रूड ऑयल तो ख़त्म हो जाएगा। क्रूड ऑयल से हम पेट्रोल निकाल रहे हैं, पेट्रोल व्हीकल्स के घूमने के लिए यूज़ होता है, लेकिन जिस दिन 50 साल बाद या 100 साल बाद अगर क्रूड ऑयल ख़त्म हो गया तो गाड़ियाँ चलेंगी कैसे? तो सपो हम उसका और कोई हमें दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढना होगा। जैसे कि अभी तुम देख रहे हो तो इलेक्ट्रिक बाइक्स से अभी इलेक्ट्रिक कार्स भी आने लगी है, तो इलेक्ट्रिक कार्स इलेक्ट्रिसिटी से रन होते हैं। लेकिन सिंपल है, इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर रहे हैं कहाँ से? हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं कोल का यूज़ करके, लेकिन कोल भी एक टाइम ख़त्म हो जाएगा। कोल इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स। तो हम लोग फिर क्या कर रहे हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और सोलर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं। सोलर प्लांट्स होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स होता है, वाटरफॉल्स पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स बांधे जाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, क्योंकि सन की लाइट कभी ख़त्म नहीं हो जाएगी। सन हर रोज़ सुबह सनराइज़ होगा और वो सन की लाइट फेंकेगा। उससे हम सोलर जो पैनल्स है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें अलग अलग सोर्सेज ढूंढने होंगे पावर के। क्यों? क्योंकि हमारे जो पुराने रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज या तो नॉन रिन्यूएबल है, वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, या तो रिन्यूएबल है उसका ओवर यूज़ हो रहा है। ठीक है, इस यही चीज़ लास्ट लाइन में हमने पढ़ी थी कि न्यू सोर्सेज इन दिस वे ऐड टू द स्टॉक, यानी न्यू सोर्सेज अगर हम ढूंढेंगे तो स्टॉक में ऐड होंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज, दिस इशू इज़ नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक। जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, एनवायरमेंट जो ख़राब हो रहा है, एनवायरमेंट में जो नुकसान पहुंच रहा है एनवायरनमेंट को, वो स्टेट या सिटी या कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का एनवायरनमेंट स्लोली ख़राब हो रहा है। आवर फ्यूचर इज लिंक्ड टुगेदर, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज कंपैरेटली न्यू एरिया ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर्स एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। सस्टेन कैसे करना ये डेवलपमेंट को, उसके लिए सभी लोग हम रिसर्च कर रहे हैं। इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज पेरिनियल at all times. As a member of society and as individuals, we need to ask where we want to go, what we wish to become and what our goals are. So the debate on development continues. डेवलपमेंट के लिए हमें सोचना है कि अभी हमें जो डेवलपमेंट मिल रहा है वो कम मिल रहा है, तो फ्यूचर में हम कैसे डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं। अगर हमें डेवलपमेंट ओके मिल रहा है तो हम फ्यूचर में ये डेवलपमेंट कम ना हो जाए, ये डेवलपमेंट यही लेवल पे रहे या और डेवलप हो, इसके बारे में हम कैसे सोच सकेंगे। यही चीज़ होती है कि हमारे गोल्स और एस्पिरेशंस डेवलपमेंट के हिसाब से कैसे होते हैं। ठीक है, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आप लोग एक बार फिर से ये पूरे चैप्टर को पढ़ लेना। ऑफ कोर्स मैं फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों कंबाइन कर दूंगा एक ही वीडियो में, मतलब आपको डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है।